नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं पीएम एसएससी परीक्षा 2022 का हल प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि एसएससी परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं गणित के, ठीक है ना। और एनएमएस परीक्षा के लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम रहता है। इसी प्रकार से चेस्टा जो परीक्षा होती है उसका भी लेवल ये रहता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें गणित के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न, है ना, 1 से 5 तक के प्रश्न हम इसके पहले वाले पार्ट में आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, है ना। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक्स धन वाई का होल वर्ग ऋण एक्स ऋण वाई का होल वर्ग, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो एक्स धन वाई का होल वर्ग कितना होता है, इसके लिए हमने सर्व समीकरण जो है वो पढ़ी है, यदि नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिएगा। हमने सर्व समीकरण पढ़ी हुई है ए धन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, ठीक है ना। ये हमने पढ़ी सर्व समीकरण। एक और सर्व समीकरण है ए ऋण बी, यानी धन वाली है और ये ऋण वाली है। देखिए दोनों अंतर बहुत कम है। यहाँ हो जाएगा ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि यहाँ ऋण है तो यहाँ धन जो 2ab था उसके स्थान पर आ जाएगा ऋण 2ab, बाकी सेम है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में हमें इन दो सर्व समीकरणों का उपयोग करना होगा। तो देख रहे हैं आप, देखिए एक्स धन वाई मतलब ए धन बी, ठीक है ना। इसको हम सवाल को लिख लेते हैं समझने के लिए। एक्स धन वाई का होल वर्ग ऋण एक्स ऋण वाई का होल वर्ग, ठीक है। अब एक्स यानी क्या ए, इसका आ जाएगा ए वर्ग यानी एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन 2xy, ठीक है ना। ऋण, अब इसका जो मान निकालेंगे वो कोष्टक के अंदर निकालेंगे। एक्स ऋण वाई यानी ए ऋण बी का होल वर्ग, ये वाली सरसंख्या इसमें कम आ जाएगी। ए वर्ग यानी क्या हो गया एक्स वर्ग, तो हम लिखेंगे एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 2ab। ab यानी एक्स वाई, ab यानी क्या जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए के स्थान पर एक्स आया हुआ है और बी के स्थान पर वाई आया हुआ है, क्लियर। चलिए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन 2xy ऋण, जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण का धन हो जाता है और धन का ऋण हो जाता है। यह हो जाएगा एक्स वर्ग धन वाई वर्ग है, ये हो जाएगा ऋण वाई वर्ग, ऋण का हो जाएगा धन 2xy, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक्स वर्ग ये धन वाला है और एक्स वर्ग ये ऋण वाला है, अब दोनों हो जाते हैं कैंसिल, ठीक है ना। कैंसिल मतलब एक्स वर्ग में से हमने एक्स वर्ग घटाया, क्या आएगा 0 आएगा, इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसी प्रकार से y वर्ग धन वाला और y वर्ग ऋण वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या बचेगा, अब बच रहा है 2xy धन 2xy, यानी 2xy में 2xy जोड़ते हैं कितना आता है 4x, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर आया समझ में। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 3.5 गुणा 3.5 ऋण 1.5 गुणा 1.5 बटे 10। अब इसका मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है ना। अब इसे भी हल करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण याद करना होगी और उस सर्व समीकरण का नाम क्या है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी गुणा
ए ऋण बी। ये आपकी सर्वसमीका, और इस सर्वसमीका आधारित परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आते हैं। जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, छोटी से बड़ी में भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने इस वीडियो के अंत में आपको अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, ताकि उन प्रश्नों का हल करें और उनके उत्तर जो आते हैं वे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पर 3.5 गुणा 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 3.5 का वर्ग, हम जानते हैं। ऋण 1.5 गुणा 1.5, इसका मतलब क्या हुआ 1.5 का वर्ग। हाँ, वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से उसको देख सकते हैं। बटे 10 आया, है ना। अब देखिए ए वर्ग ऋण बी वर्ग, देख रहा ना, ये सर्वसमीका यहाँ काम कर रही है। ए वर्ग ऋण बी वर्ग मतलब क्या हुआ, ए धन बी, यानी ए कितना है 3.5 और बी कितना हो गया 1.5। एक बार जोड़ा हमने, यानी 3.5 में हम 1.5 को जोड़ देते हैं, कितना आता है 5 और 5 10 के 0, हासिल का 1, 4 और 1 5, है ना। अब फिर क्या करेंगे, एक बार घटाते हैं, यानी ए कितना है 3.5 है, बी कितना है 1.5 है, ये घटाया 5 में 5 घटाते हैं 0.2। अब 5.2, 5.0 और 2.0 मतलब क्या हो गया 5 गुणा 2। ठीक है, इनका मान क्या गया 5 गुणा 2 आ गया, बटे 10। अब काट दो, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, उत्तर आ गया 1। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो इस सर्वसमीका के अनुसार क्या करेंगे, है ना, एक बार इनको जोड़ लेते हैं पदों को, एक बार घटा देते हैं, और फिर इनका जो आंसर आएगा इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं, है ना। अब बटे में है तो ये बटे में लिख दिया, अदरवाइज उत्तर आ जाता है ना। ये बिना बटे ही आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको आप सीखें और समझें। अगला प्रश्न है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 0.000005, इसका विशेष रूप क्या है आपको बताना है। विशेष रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। विशेष रूप का एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं मानक रूप, क्या बोलते हैं मानक रूप। और एक नाम और आ सकता है जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन रूप, एक नाम ये भी इसका होता है वैज्ञानिक संकेतन रूप। अब इसका उपयोग वहां करते हैं जब बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे ये संख्या है 0.00000005। अब ये संख्या है, ये क्या है लिखने में और याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसे एक विशेष रूप में लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं मानक रूप। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये ध्यान दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाईं ओर तो कुछ है नहीं, है ना, सिर्फ नहीं है, इसका अर्थ हुआ ये संख्या 1 से छोटी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हम ले जाते हैं दाहिनी ओर। ठीक है, अब कहां ले जाएंगे, ये संख्या जो भी लिखी है, जो अंक लिखा हुआ है उसके जस्ट बाद में, तो कितने स्थान छोड़ते हैं गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 5 के बाद में दशमलव हम लिखेंगे, कंडीशन क्या बनती है ये बन जाती है 5.0, कुछ नहीं हो रहा, 0 है, गुणा कर दिया। अब आधार 10 है, 10 ले लिया हमने। अब कितने अंक छोड़े हमने, किसी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 अंक। 7 अंक के बाद में हमने लगाया दशमलव, तो हम जब दाहिनी ओर ले जाते हैं तो घातांक ऋण 7 आएगी, यानी ये चिन्ह ऋण का जाएगा, 7 आ गया। और यदि दशमलव को हम बाईं ओर ले जाते हैं तो धन का चिन्ह आता है, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसे उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, यदि 5 1/5 की घातांक ऋण 2 बराबर 1/4 की घातांक ऋण 2 धन 1/5
x घातांक ऋण 2, तब x मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। इस प्रकार लिखा हुआ सवाल ये बराबर 1/4 की घातांक ऋण 2 धन 1/x घातांक ऋण 2। ठीक है। अब देखिए जब भी किसी संख्या की घातांक होती ऋणात्मक, तो उस घातांक को धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आधार का करते हैं गुणन प्रतिलोम। कैसे गुणन प्रतिलोम, देखिए जैसे उदाहरण के लिए 2 की घातांक ऋण 3 है, तो 2 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/2, है ना, और इसकी घातांक ऋण थी, ये रहेगी धन। ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करेंगे, 1/5 की घातांक कितनी ऋण 2 है, तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/1। अब बटा ए है लिखने आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा 5 की घातांक 2। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 1/4 इसकी घातांक कितनी है, ऋण 2 है, इसका घातांक को धनात्मक करना है, क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणन प्रतिलोम। 1/4 है, इसका हो जाएगा 4/1 यानी 4 लिखा, और इसकी घातांक क्या हो गई। इसी प्रकार से 1/x का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा x, है ना, और जब गुणन प्रतिलोम करा है तो घातांक ऋण से हो जाती है धन, और धन से हो जाती है ऋण। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इसके बारे में पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 5 वर्ग ऋण 4 वर्ग बराबर x वर्ग। आ गया, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ऋण 4 का वर्ग 16 बराबर x वर्ग। अब 25 में से 16 घटाते हैं तो 9 बचता है, 9 बराबर क्या आ गया x वर्ग। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या जाएगा, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, पक्षांतर कर देना, वर्ग से वर्गमूल मिल जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको आप थोड़ा समझें, सीखें और अभ्यास करें। प्रश्न क्रमांक 10, यदि 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटों में कर सकते हैं, तब उसी काम को 48 घंटों में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए ये सवाल आपके सीधा तथा प्रतिलोम समानुपात से संबंधित सवाल है, इसे हम अनुक्रमानुपाती और व्यर्थ क्रमानुपाती विचरण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुल 4 पद होते हैं, 4 में से 3 दिए जाते हैं और चौथा पद आपको याद करना होता है, 4 में से कोई भी एक पद। ठीक है, देखिए यहां पर एक लाइन है, यहां से यहां तक, इस लाइन में हम देख रहे हैं कि 2 चीज दी गई है, 24 मजदूर दिया है और 30 घंटे दिया है। ठीक है ना, एक को हमने मान लिया x और दूसरे को मान लिया y। पहली लाइन है इसलिए x1 और y1 कर लिया। ठीक है, ना। अब सेकंड लाइन में 2 में से एक दिया जाएगा, अब यह घंटे हमने y माना है, इसको y मान लेंगे, लेकिन सेकंड लाइन है इसलिए हम ले लेंगे 2 लिख देंगे। अब कितने मजदूर हमने x माना है, या इसको x मान लेंगे, और सेकंड लाइन है इसलिए लेंगे 2। क्लियर, समझ आ रहा है ना, इससे आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 24 मजदूर 30 घंटे में काम कर सकते हैं, अब उसी काम को 48 घंटे में करने के लिए ये समय बढ़ रहा है, अब समय बढ़ रहा है तो मजदूर कम करना पड़ेंगे, है ना। जब एक बढ़े एक घटे, या एक घटे दूसरा बढ़े, इस प्रकार का जो विचरण होता है उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम क्रमानुपाती विचरण या प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में करते हैं कि इसको हम 24/30 लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते, चलिए एक समय कितना आ गया आपका 24 मजदूर आ गया, इसको सर लिख लें आप, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। यदि ऐसा होता है, विचरण कैसा होता है, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, तो आपको बता दो मैं इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 24 × 30 बटे यहाँ जो भी दिया है 2 में से एक, उसका हम क्या करेंगे भाग लगा देते हैं। ये सरल तरीका होता है। जब विचरण क्या कौन सा होगा, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होगा। 24 दूनी 48, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 5 10, उत्तर कितना आ गया 15 मजदूर, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इसको कैसे हल करेंगे वो देख लीजिएगा। हमने लिखा x1 24 मजदूर, y1 लिखा हमने 30 घंटे, है ना। ये थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा। अब x यहाँ पर मजदूर है, x2 n मजदूर है, संख्या में पता नहीं है,
हमने n मान लिया है, और y2 कितना है 48 घंटे, ठीक है ना। अब यहाँ पर विचरण हमारा कैसा है, विचरण है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, क्योंकि जब काम के घंटे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मजदूर कम लगाना पड़ेंगे, तो हमारा विचरण कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती विचरण। तो पहले हम क्या लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर, अब इसका उल्टा कर देते हैं, यानी y2 बटे y1, इस प्रकार से ऐसे में यदि व्युत्क्रम क्रमानुपाती है तो इनका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब x1 मान कितना आ गया 24 और x2 मान आ गया n बराबर y2 कितना आ गया 48 और y1 आ गया 30। अब हम करते तिरे गुणा, n का गुणा किया हमने 28 में, किया जाता है 48 n बराबर 24 का गुणा करेंगे किसमें 30 में, 24 गुणा 30, ठीक है ना। n बराबर 24 गुणा 30 बटे 48, 24 दूनी 48, 2 से काटा 30 को 15 बार, दिया गया n बराबर 15, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल है, लेकिन हमें परीक्षा में समय बहुत कम रहता है, इसलिए क्या है कि हमें शॉर्टकट मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इसको समझ लें कि जब ये विचरण व्युत्क्रम क्रमानुपाती हो तो पहली लाइन में जो संख्या आती है उसका गुणा कर दो, और सेकंड लाइन में चाहे आपको x2 दिया जाए चाहे y2 दिया जाए उसका भाग लगा दो, बस डायरेक्ट सवाल कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि विचरण अनुक्रमानुपाती हुआ तो स्थिति बदल जाएगी, उसमें क्या करेंगे ये बताऊं मैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट को आपने कितना सीखा है, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए मैंने आपको दिया है अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप हल करें और हल करके इनके उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।